पता है कि अभी जो सारे फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट्स और एक्सपर्ट्स हैं वो जेन ज़ी को देख के काफ़ी कंफ्यूज्ड फील कर रहे हैं। एक साइड पे उन्हें ये पता है कि जेन ज़ी अपने पेरेंट्स से काफ़ी कम पैसे कमा रहे हैं अगर आप सेम एज की सैलरीज को कंपेयर करो, यानी जब आपके फादर आपके एज के थे वो आपसे ज़्यादा कमाते थे। पर दूसरे साइड में वो देख रहे हैं कि जेन ज़ी अपने पेरेंट्स की तरह बिल्कुल सेविंग्स ही नहीं करते हैं, वो खर्चते रहते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। अगर आप पेरेंट्स का ज़माना छोड़ो, वो तो बहुत ही दूर था, सिर्फ 2015 तक भी चलो तो आप देखोगे कि जो पर्सन आपके सेम एज पे कमा रहा था उसकी स्पेंडिंग पावर 60% ज़्यादा थी, यानी वो 60% और चीज़ों पे सेम अमाउंट खर्च कर पा रहा था, क्योंकि तब की इकोनॉमिक रियलिटी और जो मार्केट था, तब का जो मार्केट था वो एकदम डिफरेंट था। लेकिन फिर भी जेन ज़ीज़ 25,000 रुपीज़ के कॉन्सर्ट टिकट्स खरीद लेते हैं, वो बाहर घूमने जाते हैं, वो एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में अपना टाइम स्पेंड करते हैं। ऐसा कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये सब देख के ना एक्सपर्ट्स काफ़ी कंफ्यूज्ड है, लेकिन आप डीप डाउन तो ये जानते हो कि ये रियलिटी क्यों है। वेलकम बैक टू पैसा सीखो। माय नेम इज़ काजोली और आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि जेन ज़ी ने सेविंग्स क्यों स्टॉप कर दी है, इस माइंडसेट का एक्चुअल रीज़न क्या है और इस माइंडसेट से बाहर कैसे निकलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आपने अपनी ये सारी सेविंग स्टॉप क्यों कर दी है। हमने पिछले वीडियोस में 2-3 बार डिस्कस किया हुआ है कि इंडिया की जो हाउस होल्ड सेविंग्स है वो 5.6% ऑफ द टोटल जीडीपी है, जो काफ़ी लो नंबर है और काफ़ी डेकेड्स में ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है और इसमें जेन ज़ी का भी बहुत बड़ा हाथ है। इस रीज़न को समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पहले समझना है हमें कि पिछले 10 सालों में जो एंट्री लेवल जॉब्स थी उनकी सैलरीज बिल्कुल नहीं हिली है। अगर हिली हैं भी तो बहुत छोटे छोटे परसेंटेजेस से हिली है, जबकि हाउसिंग रेंट, फूड, लाइफस्टाइल, कपड़ों का खर्चा, इंटरनेट का खर्चा, बाकी सब चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए। और इसी चक्कर में इवन इफ आपकी और आपके कज़न की, जिस कज़न ने 10 साल पहले सेम नौकरी ज्वाइन करी थी, इवन तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी सेम है, जो चीज़ें आप उन पैसों के साथ कर पा रहे हो और जो चीज़ें आपका कज़न कर पा रहा था उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपका कोई दोस्त आपको घर बुलाता है और कहता है चल मेरे साथ वीडियो गेम खेल, लेकिन आपका दोस्त कंपेटिटिव गेमर है और बहुत सारे प्राइजेस जीत चुका है और आपने तो पिछले साल ही गेमिंग स्टार्ट करी है। कहीं ना कहीं अपने माइंड के अंदर, अपने हार्ट के अंदर आपको तो पता है आप हार जाओगे। आप खेलने चले जाते हो मज़े लेने, लेकिन आपने ऑलरेडी गिव अप कर दिया है और आप हार के थक के वापस आ जाते हो और आप सरप्राइज्ड भी नहीं हो। ना आपको इस बात का बुरा लग रहा है, ना आपकी लाइफ में कोई फ़र्क पड़ रहा है, आपको पता था कि यही होना है। अब यही मेंटालिटी है आपके पूरे जनरेशन की जब हम फाइनेंशियल सेविंग्स की बात करते हैं। और प्लीज़ गलत मत समझना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग गलत हो। जिस मार्केट में आपकी एंट्री हुई है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट मार्केट है, तो कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ऐसे सर्कमस्टांसेस को देख के यही सोचता है कि यार मैं तो कुछ नहीं कर पाऊँगा। अगर मेरे पेरेंट्स के ज़माने में एक एवरेज घर का कॉस्ट 5 टाइम्स उनकी एनुअल इनकम की थी और मेरे ज़माने में 8 से लेके 10 टाइम्स ऑफ माई एनुअल इनकम है, तो मैं घर खरीदूँगा ही कैसे। अगर मार्केट में कुछ भी मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ बिना EMIs लिए या बिना BNPL ऐप्स पे रिलाई करे, तो फिर सेविंग्स का क्या पॉइंट है। सेविंग्स करूँ ही कैसे सेविंग्स के लिए जब मेरे पास पैसे ही नहीं है। सैलरी आती है उसी वक्त ख़त्म हो जाती है, वो भी पार्टी शार्टी पे भी नहीं, नॉर्मल चीज़ों पे। तो पॉइंट ही क्या हुआ इन सब चीज़ों के बारे में सोचने में, राइट। और पता है ये वाला जो माइंडसेट है ना, ये सिर्फ दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में नहीं हो रहा है, ये सारी जगह हो रहा है। पुणे में बैठा हुआ कोई लड़का, गुवाहाटी में बैठी हुई कोई लड़की, कानपुर में बैठा हुआ कोई पर्सन, सबको अभी यही लग रहा है कि सेविंग्स का कोई पॉइंट नहीं है। पता है एक और बहुत बड़ा रीज़न है इसका, इंडिया में चीप इंटरनेट, चीप स्मार्टफोन और फाइनेंशियल टूल्स जैसे कि UPI ने सबका डिजिटल एक्सेस ना बहुत बढ़ा दिया है। और इसके साथ एक बहुत बड़ी पनौती आई है और उस पनौती का नाम है सोशल मीडिया। जब आप स्क्रॉल करते हो और आप देखते हो कि आपका ही नेबर, आप जैसे ही लोग
क्या बढ़िया बढ़िया लाइफस्टाइल जी रहे हैं, क्या बढ़िया कपड़ों में घूम रहे हैं, बढ़िया गाड़ियों में जा रहे हैं, बढ़िया रेस्टोरेंट्स में खाना खा रहे हैं, बढ़िया नाइट क्लब्स में पार्टी करते हैं, आपको थोड़ा तो लगता होगा ना कि देखो मैं भी ये कर सकता हूँ, मेरे को भी करना चाहिए। ज़िंदगी एक ही होती है और अगर हम मज़े ना करें तो पॉइंट ही क्या हुआ। ब्लिंक करके आप अगले दिन उठे और आप बुढ़े हो गए तो लाइफ क्या ही जी आपने, राइट। तो सोशल मीडिया की वजह से फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी कि फोमो बहुत ज़्यादा हो रहा है लोगों को, और इसका डायरेक्ट असर आपके स्पेंडिंग हैबिट्स और आपकी साइकोलॉजी पे पड़ता है। जिस तरह आप पैसों को व्यू करते हो, जिस तरह आप सेविंग्स को व्यू करते हो, उन सब चीज़ों पे इसका असर पड़ता है। साइकोलॉजिकली अगर बात करें, आपने ये टर्म तो सुना होगा डूम स्क्रोलिंग। जब आप अपने सोशल मीडिया को खोलते हो, बस स्क्रोल करते रहते हो, कोई मतलब आपको बस वो डोपामिन मिल रहा है, आपको मज़े आ रहे हैं, लेकिन आपका कोई गोल नहीं है, आप बस स्क्रोल कर रहे हो। वैसे ही एक चीज़ होती है डूम स्पेंडिंग, जब आप अपने स्पेंडिंग के थ्रू वो डोपामिन को एंजॉय करते हो, लेकिन आपका मतलब कोई ऐसा एंड गोल नहीं है, कोई रीज़न नहीं है चीज़ें खरीदने के लिए, आप बस स्पेंड कर रहे हो। अब मेरे को गलत मत समझना, जेन ज़ी एक्चुअली बहुत वैल्यू ड्रिवन लोग हैं। आप जब खर्चते हो तो आप सोच समझ के ही खर्च रहे हो, लेकिन दूसरी साइड से प्रॉब्लम जो आ रही है वो ये आ रही है कि आपको ट्रेंड्स को भी फॉलो करना है। देखो, अगर आपके सारे दोस्त सोशल मीडिया में इतने बढ़िया दिख रहे हैं, आप पीछे क्यों रहो, है ना। यही तो थॉट प्रोसेस है। तो इस चक्कर में डूम स्पेंडिंग हो जाता है, जहां आप बिना फ्यूचर की फिक्र करे बस स्पेंड करे जा रहे हो, और आपकी स्पेंडिंग का जो एंड है, जो फिनिश लाइन है, वो आपको दिख ही नहीं रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ज़ूडियो का नाम तो आपने सुना ही होगा, राइट। ज़ूडियो जैसे ब्रांड्स इस साइकोलॉजी में बहुत अच्छे से घुस के आपको फंसा देते हैं। ज़ूडियो ना 4 चीज़ें करता है। सबसे पहले आपको एक्सट्रीम अफोर्डेबिलिटी देता है, मतलब आपको 49 रुपीज़ का भी सामान मिल जाएगा, 1000 रुपीज़ का भी सामान मिल जाएगा। और इस चक्कर में कभी कभी आप अंदर घुसते हो ये सोच के कि मैंने एक ही चीज़ खरीदनी है, लेकिन आप निकलते 5 चीज़ों के साथ हो। और ये पता है मेरे साथ भी हो चुका है। एक बार मैं ज़ूडियो गई थी और मेरे को सिर्फ ना मतलब डेली वाले ट्रैक पैंट्स चाहिए थे जो मैं जिम में पहन लूँ, कुछ फैंसी ज़्यादा नहीं चाहिए था। मुझे पता था मैंने कम ही खर्चना और मुझे ट्रेंडी सा कुछ चाहिए था, तो मैं ज़ूडियो चले गई। मेरे को इतने सारे कूल टॉप्स वहाँ दिखे, मैंने सोचा कि अरे ये तो बस 200 रुपये का है, 300 रुपये का है, उठा लेते हैं। और जिससे पहले मुझे पता भी चले, बिल तो 5000 रुपये का हो गया था। ऐसे ही ज़ूडियो जैसे ब्रांड्स आपको फंसाते हैं। डूम स्पेंडिंग के लिए ऐसे फास्ट फैशन ब्रांड्स के सिवाय और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जो जेन ज़ी को फंसा के रख देते हैं। एक एग्जाम्पल है BNPL ऐप्स, यानी कि बाय नाउ पे लेटर। अब इस चैनल पे हमने BNPL ऐप्स को बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। मेरा एक वीडियो है जिस पे हम उसमें घुसते हैं कि BNPL की साइकोलॉजी क्या है, किस तरह वो आपको फंसाती है। और एक दूसरा वीडियो है जो आपको बताता है कि बेस्ट BNPL ऐप्स कौन से हैं, क्योंकि हम BNPL यूज़ करने के खिलाफ नहीं है। हमारे चैनल का सिंपल फंडा ये है कि जो भी कर रहे हो सोच समझ के करो। ऐसा कुछ नहीं है जो आप गलत कर रहे हो, बस आपको पता होना चाहिए कि चीज़ का इस्तेमाल कैसे होता है। लेकिन काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है, इसलिए मैं ये यहाँ पे डूम स्पेंडिंग वाले सेक्शन में ही डिस्कस कर रही हूँ। BNPL ऐप्स के बहुत हैवी फाइन्स एंड फीस होते हैं अगर आप टाइम से पैसे ना दो। और बहुत सारे जेनजीज होते हैं जिनको लगता है कि चलो इस महीने तो हम कैश पे ख़रीद नहीं सकते, अगले महीने ख़रीद लेंगे। लेकिन बेसिक फंडा ये है, जब आप ये ऐप्स यूज़ करते हो आपको ये पता होना चाहिए कि आप वो पैसे चुका सकते हो। अगर आप वो पैसे नहीं चुका सकते हो तो फिर आपको डेट में बहुत प्रॉब्लम होगी, आपका सिबिल स्कोर और गिर जाएगा, और फिर आप वो फाइनेंशियल डूम में और घुस जाओगे कि अरे अब तो क्या ही फ़ायदा है, मेरा सिबिल स्कोर भी इतना बेकार है, कभी लोन ही नहीं मिलेगा मुझे लाइफ में, तो मैं कोशिश ही क्यों करूँ। तो आप देख रहे हो ना कि किस तरह से ये एक दलदल टाइप का ट्रैप है। आप इधर शुरू करते हो, आपको लगता है कि अभी चीज़ें ठीक है, फिर आप स्लोली ऐसे सिंक करते रहते हो और इवेंचुअली आप बॉटम पे पहुंचते हो, जहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट जो मैं कह रही थी ना, जो लोग अंडर 25 हैं और जो लोग 26 से 30 वाले एज ब्रैकेट्स में हैं, उनका सबसे हाई डिफ़ॉल्ट रेट है हमारे कंट्री में ऐसे ऐप्स के लिए या लोन्स के लिए, वो पे बैक कर ही नहीं पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 35% ऑफ ऑल लोन्स हैं जो पीपल अंडर 30 को दिए हुए हैं, जो अभी तक एक्टिव है। बैंक्स ऑब्वियसली यंग पीपल को टारगेट करना चाहते हैं क्योंकि उनको नए कस्टमर्स की ज़रूरत होती है, पर प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो यंग पीपल अपने लोन्स चुका ही नहीं पा रहे हैं। ऊपर से ये जो माइक्रो फाइनेंस वाले जो कंपनीज होते हैं वो भी ये देख रहे हैं कि 2023 से 24 में उनके जो आउटस्टैंडिंग ओवरड्यू लोन्स
गोल्स थे वो 2.1% के थे और 24 से 25 तक यही नंबर 6.2% पे आ गया। अब इन सब फैक्टर्स का धीरे धीरे असर आपके हेल्थ पे भी पड़ रहा है। क्या आपको पता है, अभी एक रिसेंटली एक सर्वे आई थी और उसमें ये बताया गया था कि 82% ऑफ यंग इंडियंस स्ट्रेस से सफ़र कर रहे हैं और उसमें से 14% लोगों को लगता है कि उनकी स्ट्रेस तो कम्प्लीटली अनमैनेजेबल है। स्ट्रेस का सबसे बड़ा कॉज इस सर्वे के हिसाब से मनी था, यानी पैसा। इस सर्वे में बोला गया था कि 41% ऑफ लोगों को ये लग रहा था कि फाइनेंशियल गोल्स को चेज करने से उन्हें एंजाइटी हो रही थी और 36% कह रहे थे कि जो पैसे वो अपने हेल्दी फूड और मेडिकल चेकअप्स पे स्पेंड करना चाहते हैं वो तो बहुत ही एक्सपेंसिव है और उनके फाइनेंसेस को ड्रेन कर रहे हैं। इससे भी ना, आप जिस तरह अपनी दुनिया को देखते हो और जिस तरह अपने फ्यूचर को देखते हो उस पर भी बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, 63% लोगों को ये लगता है कि स्ट्रेस की वजह से लाइफ में उनके पास मोटिवेशन ही नहीं है। अब आप ये जानते ही होंगे कि जब तक हमारे पास मोटिवेशन नहीं होती हम कोई एक्शन नहीं लेते हैं। तो जब हमें हर चीज़ में स्ट्रेस और सैडनेस ही दिखता है, हर चीज़ में हमें लगता है कि यार कोई फ़ायदा ही नहीं है, जब हमें हारना ही है, जब मार्केट ही बुरी है तो हम क्या करें, तो हम अंदर से ही मोटिवेटेड नहीं होते और हम एक्शन ही नहीं लेते हैं कि चलो मैं थोड़े अपने पैसे अपने फ्यूचर के लिए भी बचा लूँ, चलो मैं थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर लूँ, चलो मैं थोड़ा अपना रिटायरमेंट प्लान बना लूँ। कुछ करने का मन ही नहीं करता है, बस बैठो, नेटफ्लिक्स देखो, ज़िंदगी कट रही है, ज़िंदगी चल रही है। वही वाले आप ना एक माइंडसेट में आ जाते हो जहाँ पे रोज़ आपको सेम दिन एक जैसा ही लगता है। अगर मैं आपसे पूछूँ आपने कल क्या किया या एक हफ्ते पहले क्या किया, आपको लगेगा कि आप सेम डे रिपीट पे ही चल रहे हो, क्योंकि लाइफ ही ऐसी बन गई है। और अब ये भी तो एक साइकिल हो जाता है ना। अगर मैं कह रही हूँ कि आपके मेंटल हेल्थ पे स्ट्रेस का इम्पैक्ट आ रहा है, स्ट्रेस का इम्पैक्ट तो आपके फिजिकल हेल्थ पे भी आएगा। जैसे हार्ट डिजीज़ेज़ हो जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो स्ट्रेस की वजह से आते हैं। अब उसका ये प्रॉब्लम है, फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर के पास आपको हाई फीस देनी पड़ेगी, आपके मेडिसिन का कॉस्ट बढ़ जाएगा, फिर आपको और स्ट्रेस हो जाएगा कि अब और पैसे खर्चने पड़ रहे हैं। तो आप देख रहे हो ना किस तरह से ये एक नेवर एंडिंग साइकिल है, ये तो ख़त्म ही नहीं होता। तो मतलब कुछ तो करना पड़ेगा, राइट। लेकिन अभी अगर आपको लग रहा है कि ये आपकी कहानी नहीं है, तो मैं आपको अभी 3 साइंस जल्दी से बता देती हूँ जो आपको ये दिखाते हैं कि हाँ आप डेट के ट्रैप में फंसे हुए हो और आपको यहाँ से जल्दी से निकलना है। पहला है, आप सिर्फ मिनिमम अमाउंट ड्यू अपने क्रेडिट कार्ड या BNPL ऐप पे पे करते हो। इस पे हमने एक बहुत लंबा वीडियो किया हुआ है कि क्रेडिट कार्ड्स को कैसे यूज़ करते हैं और किस तरह से वो काम करते हैं, पर मैं आपको यहाँ पे 1-2 सेंटेंसेस में जल्दी से बता देती हूँ। जब आप मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करते हो तो आपने जिस दिन से पैसे लिए हैं उस दिन से हाई इंटरेस्ट लागू हो जाता है और इसका ये मतलब है कि आप डेट के जाल में फंस जाते हो। सेकेंड वार्निंग साइन है हाई फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो। इसका मतलब बहुत सिंपल है, एक बार अपने स्टेटमेंट देखो बैंक का, उसमें अगर आपके सैलरी में से 50% या 50% से ज़्यादा आपके EMIs में जा रहा है, ऐसे खर्चों में जा रहा है, तो मतलब आप डेट में घुस रहे हो, क्योंकि आपके पास सेविंग्स करने की भी पैसे नहीं है और इवेंचुअली अपने डेट्स को पे बैक करने की भी पैसे नहीं होंगे। और यहीं से हमारा साइन नंबर 3 आता है कि अगर आप अपने बेसिक एक्सपेंसेस के लिए पैसे बोरो कर रहे हो या अपने लोन्स को रीपे करने के लिए और लोन्स निकाल रहे हो, तो आप डेफिनेटली डेट में हो। अगर आप BNPL ऐप्स अपने ग्रोसरीज के लिए यूज़ कर रहे हो तो मतलब आपके पास पैसे ही नहीं है बेसिक सर्वाइवल के लिए, तो ये डेट का एक साइन हो गया ना। अगर आप इनमें से एक में भी आइडेंटिफाई करते हो तो फिर आप डेफिनेटली डेट के जाल में फंसते जा रहे हो। तो ठीक है, अभी तक तो मैंने आपको ये बता दिया है कि जेनजी अभी इस माइंडसेट में क्यों अटके हुए हैं जहाँ पे उनको सेविंग्स करने ही नहीं है, जहाँ पे उनको ये पूरा सिस्टम ही पॉइंटलेस लग रहा है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप भी सीक्रेटली डेट में फंसे हुए हो। कभी कभी हमें रियलाइज़ ही नहीं होता है कि क्या हो रहा है हमारे साथ, लेकिन आप जानते हैं कि इससे बाहर कैसे निकलते हैं। एंड आई प्रॉमिस ये उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। पहला स्टेप है इमोशनल बजटिंग एंड डेट एलिमिनेशन। अभी आपको ये समझना है कि आप शॉपिंग जब करते हो तो क्यों करते हो, इसको कहते हैं इमोशनल बजटिंग। आपने ज़ूडियो से वो 500 रुपये की शर्ट खरीदी, क्या आपने इसलिए ख़रीदी क्योंकि आपको एक्चुअली शर्ट्स की ज़रूरत है ऑफिस में आपको पहनने, या आपने इसलिए ख़रीदी क्योंकि आपको लगा कि वो शर्ट से आपको हैप्पीनेस मिलेगी लाइफ में? अगर रीज़न सेकंड है तो इसका ये मतलब है कि आप ऑलरेडी डूम स्पेंडिंग के चक्कर में फंस चुके हो और आपको ये रोकना है।
जो भी आपके आउटस्टैंडिंग डेट्स हैं सबसे पहले उसको ख़त्म करने की कोशिश करो। जितने भी क्रेडिट कार्ड का डेट है, जितना भी BNPL आपका डेट है, सबसे पहले आपको वो हटाना है। जब तक आप वो हटा नहीं सकते तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो पहला फोकस आपका यही होगा। फालतू की स्पेंडिंग बंद करनी पड़ेगी ताकि आप अपना सारा पैसा इसी चीज़ में निकालो, इसी गोल में निकालो कि आपका डेट एकदम साफ हो जाए। सेकंड स्टेप है टॉक्सिक फाइनेंशियल मीडिया से दूर रहो। और टॉक्सिक फाइनेंशियल मीडिया बेसिकली वो वाला होता है जो आपने कभी तो इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे देखा होगा ना, कोई सडनली कोई बंदा ऐसे बड़ी सी गाड़ी के सामने खड़ा हुआ है और चमकीली शर्ट पहनी हुई है और वो कह रहा है कि ये वाला स्टॉक खरीदोगे तो मेरी तरह अमीर हो जाओगे, वो वाला स्टॉक खरीदोगे तो मेरी तरह अमीर हो जाओगे। प्लीज़ इन सब में मत पड़ो। सेबी ने खुद बोला है कि ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को मत फॉलो करो, इन पे मत भरोसा करो, क्योंकि आधे टाइम ये तो बस पंप एंड डंप स्ट्रैटेजीज कर रहे होते हैं या बेकार की चीज़ें बोल रहे होते हैं बस अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। इनफैक्ट सेबी का एक रूल है कि अगर आप स्टॉक मार्केट के जो वैल्यूएशंस है वो सब दिखा रहे हो, प्राइसेस स्टॉक मार्केट के अपने वीडियो में, तो वो 3 महीने पुराना डेटा होना चाहिए। अगर आप देख रहे हो कि कोई इन्फ्लुएंसर ये फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये चीज़ तो आप पुरानी डेटा के साथ भी सिखा सकते हो, राइट। अगर मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट सिखा रही हूँ, मैथ्स तो मैथ्स है, चाहे 3 महीने पुरानी है चाहे अभी की है। अगर मैं अभी की में फोकस कर रही हूँ तो इसका ये मतलब है कि मैं आपको किसी तरह स्वे करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं आपको किसी तरह ट्रिक करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मैं अगर आपको 3 महीने पुराना डेटा दिखा रही हूँ तो उसका ये मतलब है कि मैं आपको सिर्फ मैथ्स दिखा रही हूँ कि ऐसे स्टॉक मार्केट काम करता है। तो इस चीज़ पे ज़रूर नज़र रखना कि ये लोग आपको क्या दिखा रहे हैं, किस चीज़ की तरफ उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे चैनल से ना बिल्कुल दूर रहना, क्योंकि वो इवेंचुअली किसी ना किसी तरीके से आपके पैसे निकाल लेंगे। थर्ड स्टेप है स्लो डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग। हम सबको एक बढ़िया लाइफ चाहिए और हम सबको वो बढ़िया लाइफ आज ही अभी इसी वक्त चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर चीज़ में टाइम लगता है, हर चीज़ में डिसिप्लिन लगता है। आप SIP अगर स्टार्ट कर रहे हो भी, आप 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो और धीरे धीरे अपनी वेल्थ ग्रो कर सकते हो। अभी बस मेरे कहने का पॉइंट है कि ये नहीं सोचो कि मेरे पास लाख नहीं है इन्वेस्ट करने को तो क्या ही पॉइंट हुआ। जितने हैं उधर से तो स्टार्ट करो, अपने गोल्स की तरफ वर्क करना तो शुरू करो। जिस तरह स्कूल में आप ABCD से स्टार्ट करते हो ना, सीधा तो आप केमिस्ट्री से स्टार्ट नहीं करते 12th क्लास की, उसी तरह यहाँ से भी आप 500 रुपये से स्टार्ट करके शुरू कर सकते हो अपनी जर्नी। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बस स्टार्ट करो। फोर्थ है बोरो करना है तो एसेट्स के लिए करो, लाइबिलिटीज़ के लिए मत करो। आपकी लाइफ में आपकी सबसे बड़ी एसेट आपकी एजुकेशन है इस वक्त, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो जॉब मार्केट काफ़ी हद तक बदल रही है। अगर आपको पैसे बोरो करने ही है तो आप अपने एजुकेशन में इन्वेस्ट करो, नई स्किल्स लर्न करो, नई चीज़ें सीखो, जिससे आप एक इनवैल्यूएबल एम्प्लॉय बन जाओ। आपके बॉस को कभी लगे ही ना कि इसके बिना मेरा काम हो जाएगा। ये सब सीखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नई गाड़ी, नए कपड़े, ये सब बाद में भी हो सकते हैं, ट्रस्ट मी। और फिफ्थ है एक ऐसा माइंडसेट अडॉप्ट करो जो आपको कहता है कि जो मेरे पास है उसके साथ मैं खुश हूँ। हाँ, ये कहना बहुत आसान है। कोई भी आपको कह सकता है कि अरे तुम इतना ग्रीडी क्यों हो रहे हो, तुम ये क्यों चाहिए, वो क्यों चाहिए, बस खुश रहना सीखो। बट एक्चुअली ना, जितना भी इसको आप क्लीशे समझो, ये रियल लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे ही आपको ये लगने लगेगा ना कि अरे मेरे पास जितने शर्ट हैं उतने इनफ हैं, मेरे को और की ज़रूरत नहीं है, अब ज़ूडियो के अंदर घुसोगे ही नहीं। वैसे इस वीडियो में मैंने ज़ूडियो बहुत बार बोल दिया, मेरे को ज़ूडियो से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स जस्ट कि ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल था आपको दिखाने के लिए कि किस तरह डूम स्पेंडिंग की आदत हमें लग जाती है। तो इस वीडियो में आपने देख लिया है कि जेनजी का मूड क्यों ख़राब हो गया है, क्यों उनको बिल्कुल सेविंग्स नहीं करने, लेकिन आपने ये भी देखा है कि इस माइंडसेट से बाहर कैसे निकल सकते हैं और कैसे आप अपने फ्यूचर को फिर से ब्राइट बना सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो पे लाइक का बटन है उसको प्लीज़ दबा दो, अपने बाकी जेनजी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, और अगर आपके पास कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कॉमेंट्स में ज़रूर लिख देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।